सो रिस्क के दो चैप्टर थे, एक चैप्टर 13 था हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट। क्या नाम था उसका? रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क मीन रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है। और हमने वहाँ पे पढ़ा क्या, बेसिकली मेन 4 हेड थे ISO 31000 के। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, जिसके अंदर कि हमारे पास 6 छोटी छोटी हेडिंग थी। प्रिंसिपल्स, रिस्क मैनेजमेंट के 8 प्रिंसिपल्स थे। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क 5 या 6 हेडिंग थी, और एंड पे बेनिफिट थे। एक टॉपिक हमारे पास निकल आया था वहाँ पे, एम्बेडेड रिस्क। एम्बेडेड विद इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे करना है, एम्बेडेड विद इन द कल्चर कैसे करना है। ख़त्म हो गया था चैप्टर, ठीक हो गया। बुक के एंड पे अगर कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे तो आंसर उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था, ठीक हो गया। इसके अलावा उस चैप्टर के अंदर कुछ छोटी छोटी रिस्क की डेफिनेशंस थी। वही रिस्क की डेफिनेशन उनके अलावा कुछ चैप्टर 14 में भी थी, इसलिए उनकी एक लिस्ट हमने बना ली थी चैप्टर 13 के एंड पे। चैप्टर 13 के नोट्स में एंड पे टाइप्स ऑफ रिस्क की एक लिस्ट थी, जिनका हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना है, ताकि एक एक लाइन में अगर एग्जामिनर पूछ रहे तो हमें डिफाइन करना आना चाहिए, या अगर किसी MCQ में पूछ लिए जाएँ तो हमें पता होना चाहिए अच्छा इसका मतलब क्या है, ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर में हम वो टाइप्स ऑफ रिस्क कवर करेंगे। चैप्टर 13 और 14 के अंदर जितने भी हैं वो सारे मैंने 13 में कंबाइन कर दिए थे, एक एक लाइन में डिफाइन कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास रिस्क का दूसरा चैप्टर है, चैप्टर 14 फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। क्या नाम है? फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। ये फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? ये फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? a risk that financial objective of business may not be achieved. A risk that financial objective of business may not be achieved. क्या बिजनेस के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? प्रॉफिट इंक्रीज करना है, कॉस्ट को कम करना है, और वर्किंग कैपिटल को बेस्ट वे में मैनेज करना है, और कैश फ्लो को बेस्ट वे में मैनेज करना है। क्या कहला है? लिक्विडिटी पोजीशन को मेंटेन रखना है। ये सारे क्या है? बिजनेस के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है। वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है, कैश फ्लो को मैनेज करना है, और क्या करना है हमने? कॉस्ट को कम करना है, प्रॉफिटेबिलिटी को हाई करना है। तो इसके ऊपर जितने भी रिस्क हैं इन ऑब्जेक्टिव के ऊपर, उसे हम नाम क्या देते हैं? फाइनेंशियल रिस्क। किस वजह से ये रिस्क आ सकते हैं? आपकी प्रोडक्ट की मार्केट में प्राइसेस कम होने की वजह से आ सकते हैं, आपके रॉ मटेरियल की प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से आ सकता है, प्रॉफिट इफेक्ट हो सकता है, कॉस्ट इफेक्ट हो सकती हैं। क्या कहला है? एडवर्स मूवमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज रेट की वजह से भी आ सकता है। फ्यूचर में जो पेमेंट करनी है वो ज़्यादा करना पड़ जाएगी। उधार पे हमने इन्वेंट्री ली है तो हमने तो उसके अकॉर्डिंगली सेलिंग प्राइस रख दी, और पैसे हमने फ्यूचर में देने हैं, और फ्यूचर में चूँकि डॉलर में देने हैं तो तब डॉलर का रेट ही अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हमारी वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से भी हो सकता है, इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से भी हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्क राइज हो सकता है कि अगर हम फ्लक्चुएटिंग रेट पे लोन ले बैठे हैं, बोरिंग कर बैठे हैं, तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का हाई होने की सूरत में हमारी ये फाइनेंस कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, जो भी क्या है? फाइनेंशियल रिस्क हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी। ये बात क्लियर होती है? मीन फाइनेंशियल रिस्क अराइज हो सकता है, उसके पीछे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, क्यों अराइज हो सकता है? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में एडवर्स मूवमेंट की सूरत में हो सकता है, इंटरेस्ट रेट राइज होने की सूरत में हो सकता है, कमोडिटी की प्राइसेस फ्यूचर में फ्लक्चुएट होने की वजह से हो सकता है। क्या कहला है? ऐसी इकॉनमी में ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट प्राइसेस सेट करती है, तो फ्यूचर में हो सकता है गवर्नमेंट इलेक्शन करीब है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा लो कर दे, हमारी कॉस्ट से भी लो हो गई तो नुकसान हो सकता है। क्या कहला है? हो सकता है फ्यूचर में रॉ मटेरियल की प्राइसेस इंक्रीज़ होने की सूरत में हमारा नुकसान हो सकता है। आज हमने कस्टमर से एक डील कर ली, कस्टमर ने कहा जी मुझे 5 माह बाद तो उससे ये प्रोडक्ट्स इतनी क्वांटिटी में चाहिए, हमने आज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली उसके साथ रेट सेट कर लिया। क्यों? 4-5 माह लगेंगे उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करके उसे डिलीवर करने में, लेकिन क्वांटिटी क्या आज हमने बाय कर लिया है? मटेरियल क्या बाय कर लिया है? नहीं। और फ्यूचर में अगर मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई या मटेरियल हमने बाहर से करना है और डॉलर का रेट बढ़ गया, तो उस सूरत में हमारा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव मीन प्रॉफिट इफेक्ट हो सकता है। क्या कहला है? ये कुछ बातें
अगर हम नोट्स में कहीं पे लिखी मिल जाए तो पढ़ के समझ सकते हैं। पहला पेज चैप्टर 14 का यही है कि फाइनेंशियल रिस्क क्या है, किन फैक्टर्स की वजह से अराइज होता है क्या रिस्क? आ रिस्क दैट फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में नॉट बी अचीव्ड। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? प्रॉफिट इंक्रीज करना हो सकता है, कॉस्ट को कम करना हो सकता है, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना हो सकता है, कैश फ्लो को मेंटेन रखना हो सकता है। जी, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। अब मेनली हमने यहाँ पे पढ़े हैं कोई 3 टॉपिक, नहीं 2 पढ़े कि 3 पढ़े। एक हमने पढ़ा है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। एक हमने पढ़ा है इंटरेस्ट रेट रिस्क, और एक है मार्केट रेट रिस्क ऑफ कमोडिटीज। मेनली जो सारी बातें निकली वो कहाँ से निकली? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के निकली कि इसको कैसे मैनेज करना है। तो इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास मेनली 4 हेजिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। फॉरवर्ड के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं, मनी मार्केट हेज के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं, फ्यूचर्स के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं, ऑप्शंस के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं। फॉरवर्ड क्या था? आज गए एक बंदे के पास जिससे सपोज आपने फ्यूचर में डॉलर बाय करके पेमेंट करनी है, तो उसे कहा कि आज मेरे साथ रेट फिक्स कर, मैं 3 माह बाद उससे इतने डॉलर इसी रेट पे बाय करूँगा। क्या कहला? उसने एक रेट दिया, आपको नज़र आ रहा है एक्सेप्टेबल है, क्यों? फ्यूचर में शायद डॉलर का रेट इससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्यों? आपको पीछे हिस्ट्री पता चल रही है। तो आपको रेट अगर एग्री हुआ, एक्सेप्ट हुआ, तो आपने एक एग्रीमेंट कर लिया। इम्पोज तब हुआ जब एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है? कि वो रेट आप निगोशिएट भी कर सकते हो। $8 सपोज 178 का, उसने आपको रेट 185 दिया। आपको क्यों नहीं यार इतना कहाँ जाना है, ये देख से पिछले 3 माह में बड़ी मुश्किल से 4 रुपये ऊपर आया है, तो तू 3 माह बाद मुझसे 8 रुपये ऊपर मांग रहा है, थोड़ा सा कम कर। वो कहेगा चल 184.50। आप कहेगा नहीं थोड़ा सा और कम कर, वो कहेगा चलो 184.45। तो निगोशिएशन जहाँ पे हो गई, लॉक हो गया रेट। 3 माह बाद आपको उतने डॉलर उसी रेट पे बाय करने हैं, उसने आपको देने हैं। रेट ज़्यादा हुआ तो आप भाग के जाओगे सुबह सुबह, आ जा मैं वेट कर रहा हूँ तेरा, किधर रह गया तू? डॉलर देने थे उसने आज मुझे। क्यों? फ़ायदा है, रेट कम हो गया फ्यूचर का जो आपने फॉरवर्ड में एग्री किया था उसे, तो आप भागोगे। वो फ़ोन कर रहा होगा, भाई किधर, डॉलर तेरे देने थे आज मैंने। आप फ़ोन नहीं उठाओगे, घर वालों को कि फ़ोन सुन के कह दो है ही नहीं इधर, वो बीमार पड़ा है, वो फिर कॉल पे कॉल करेगा, नंबर चेंज करके कॉल करेगा, और फिर आप कहोगे नहीं हराम है, मैं तो इसे पंगों में पड़ता ही नहीं, मैंने तो मौलाना साहब से फतवा ही अब लिया, मुझे तो पहले पता ही नहीं था, गलती होगी मुझसे, तू भी ये हराम काम में ना पढ़ छोड़ परे दफ़ा कर। लेकिन नहीं, जो एग्री हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। फॉरवर्ड मनी मार्केट हैज क्या है कि फॉरवर्ड हम लेने गए बैंक से, बैंक ने कहा फॉरवर्ड है ही नहीं यार, पहले बड़ा नुकसान हो गया मेरा, पीछे फॉरवर्ड दिया था उस वक्त डॉलर का रेट इतना था, मेरा नुकसान हो गया, मैं नहीं फॉरवर्ड में खेलता, बस दफ़ा करो, स्पॉट पे ले लेना है, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तब आके ले ली डॉलर मुझसे। तो हमने क्या किया, अपना फॉरवर्ड बना लिया। कैसे? इंटरेस्ट रेट हमने देखे फॉरेन करेंसी के और अपनी करेंसी के, पेमेंट करनी है तो आज हमने एसेट क्रिएट किया, उसमें डॉलर डिपॉजिट किए होम करेंसी में बारो करके, और यहाँ पे क्या किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया, तो हमारे पास एक फॉरवर्ड बन गया। और जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें जो इफेक्टिव रेट निकल रहा था वो स्पॉट रेट से कम ही निकल रहा था, इन फ़ायदा हो रहा था। क्या ख्याल है? फ्यूचर में अगर आपने रसीट लेनी है डॉलर की, तो इमरान खान कोई अच्छा काम करके डॉलर नीचे ना ले आए, नुकसान हो सकता है। तो आपने क्या किया, मनी मार्केट हैज के थ्रू वो भी अपना एक रेट बना लिया, सीख लिया हमने। पेमेंट की सूरत में एसेट क्रिएट करना है
उसमें अमाउंट डिपॉजिट करनी है, कहाँ से अपनी होम करेंसी से ट्रांसफ़र करना है, वो बारो करना है तो उसका इंटरेस्ट आपने ऐड करना है अमी होम करेंसी की अमाउंट में, तो आपके पास कॉस्ट आ गई। क्या ख्याल है? फॉरेन करेंसी रिसीट है फ्यूचर में, तो फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, लोन लेना है, उसको ट्रांसफ़र करना है अपनी होम करेंसी में, और डिपॉजिट करना है होम करेंसी अकाउंट में, और उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करना है। तो आपके पास एक नेट रिसीट आ जाएगी कि आपको कितना मिलेगा। मनी मार्केट हेज। फ्यूचर फॉरेन करेंसी पेमेंट है फ्यूचर में, तो वो तो फ्यूचर का जो रेट होगा स्पॉट का उसी के ऊपर ही होनी है, अगर आपको फॉरवर्ड नहीं मिला तो। लेकिन रेट बढ़ने से मेरा नुकसान ना हो जाए। आज रेट 132 है, जब पेमेंट करनी है उस वक्त 137 हुआ पड़ा है, तो रेट बढ़ने से स्पॉट पे आपका लॉस हो गया। क्या ख्याल है? तो आप क्या करोगे, इस लॉस को कवर करोगे एक फ्यूचर मार्केट में एंटर होके। फ्यूचर एक सेपरेट मार्केट है जिसके अपने रेट हैं, और उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, गेन लॉस में इंटरेस्ट लेना पड़ता है। वहाँ पे ना तो कोई एक्चुअल आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मीन इन्वेस्टमेंट करके कोई चीज़ लेके नहीं आ रहे, ना ही वहाँ पे आप कोई चीज़ लेके जा रहे हो जो जाके बेच रहे हो। वो स्पॉट मार्केट में आप एक्चुअली बाय भी कर रहे हो कोई चीज़, या स्पॉट मार्केट में कोई चीज़ एक्चुअली सेल भी कर रहे हो। फ्यूचर एक मार्केट है जहाँ पे फर्जी बाइंग सेलिंग करके, हवा में बाइंग सेलिंग करके आप क्या करते हो, सिर्फ गेन या लॉस लेते हो। गेन हुआ तो फ्यूचर मार्केट से आप उतने पैसे लेके निकल आए, लॉस हुआ तो लॉस की अमाउंट फ्यूचर मार्केट में जिसके साथ आपने ब्रोकर के साथ ये बाइंग सेलिंग की थी उसको दे के निकल आए। ठीक हो गया? और इसमें क्यों एंटर होते हो, अपना फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेज करने के लिए कि अगर स्पॉट पे में लॉस हो गया तो फ्यूचर का गेन उसे कवर कर देगा। क्या ख्याल है? हाँ, अगर फ्यूचर में लॉस हो गया तो स्पॉट का गेन उसे कवर कर देगा। मीन रिस्क को कवर करने के लिए आप इसमें एंटर होते हो। एक्चुअल बाइंग सेलिंग आप इसमें नहीं कर रहे, हवा में बाइंग सेलिंग हो रही है, एक्चुअल आपकी स्पॉट में हो रही है। और क्वेश्चन जब भी आपको फ्यूचर का आएगा तो स्पॉट के रेट सेपरेट दिए होंगे स्पॉट के हेड में, फ्यूचर के रेट सेपरेट दिए होंगे फ्यूचर के हेड में। तो जब फ्यूचर का गेन लॉस निकालना है तो वहां पे फ्यूचर वाले बाइंग सेलिंग के रेट यूज करने हैं। बाय किस टाइम पे कर रहे हो उस टाइम का फ्यूचर का जो रेट है, सेल किस टाइम पे कर रहे हो उस टाइम का जो फ्यूचर का रेट है, स्पॉट नहीं। और फिर आपने गेन लॉस ऑन स्पॉट निकालना तो उसमें फ्यूचर वाले रेट को अब छोड़ देना है। अब जो स्पॉट के रेट हैं वो आपने देखने हैं कि जिस टाइम पे आप सोच रहे थे कि मैंने 3 माह बाद पेमेंट करनी है उस टाइम पे रेट क्या था, और पेमेंट के टाइम पे एक्चुअल पेमेंट जब की है उस वक्त रेट क्या था। तो एक्चुअल जो की है वो क्या है, एक्चुअल बाइंग एक्चुअल पेमेंट कुड बाय, मीन उस टाइम पे क्या रेट था, सपोज 132, तो यहाँ से गेन लॉस निकलेगा। ये बात समझ आती है? ऑप्शन भी एक सेपरेट मार्केट है, लाइक फ्यूचर ये भी एक सेपरेट मार्केट है जहाँ पे आप क्या करते हो, कॉल ऑप्शन मीन बाय करते हो कोई चीज़, और पुट ऑप्शन मीन सेल करते हो कोई चीज़। लेकिन इस मार्केट का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन पूरी कंप्लीट नहीं करनी। इस मार्केट का फ़ायदा ये है कि इसमें लॉस आप नहीं बेयर करोगे, गेन ही गेन होगा। लॉस आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, जितना आपने प्रीमियम पे किया होगा। क्यों? इसमें प्रीमियम देना पड़ता है, इसमें प्रीमियम देना पड़ता है। क्या ख्याल है? तो अगर आपने कोई चीज़ बाय करनी तो आप क्या करोगे, कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन। क्या ख्याल है? किस प्राइस पे, स्ट्राइक प्राइस पे या एक्सरसाइज प्राइस पे, स्ट्राइक प्राइस पे या फिर एक्सरसाइज प्राइस पे। ठीक हो गया? तो बाद में अगर आपने सेल करना है तो मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस का हम डिफरेंस लेंगे, तुम्हारे पास गेन आ जाएगा। क्या ख्याल है? मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस लेंगे, कॉल ऑप्शन में मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, हमारे पास गेन या लॉस आएगा, जिसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू का नाम भी देते हैं, जिसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू का नाम भी देते हैं। क्या ख्याल है? साथ हम क्या देखेंगे, एक्चुअल हमने पेमेंट की कितनी है, इधर से ऑप्शन से हमें गेन हुआ कितना। क्या ख्याल है? तुम्हारे पास एक नेट पेमेंट आ जाएगी,
नेट पेमेंट या नेट कॉस्ट आ जाएगी, क्या ख्याल है, और वो ऑप्शन वाला गेन उस हमारी कॉस्ट को क्या करेगा, रेट के चेंज का जो डिफरेंस का लॉस था उसे क्या करेगा, कवर कर देगा, कम कर देगा। सो एक क्वेश्चन 26 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर ये चारों की चारों चीज़ें आ गई थी। क्वेश्चन 26 एक अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर ये चारों चीज़ें कवर हो गई थी। सो यहाँ तक हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए, अबाउट 26 क्वेश्चन किए। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कैसे मैनेज करना है, रेट जब भी दो दिए हों, बाय का रेट सेल का रेट, आपने प्लीज़ दोनों पे कैलकुलेशन करनी है, दोनों पे कैलकुलेशन करनी है। पेमेंट है तो पे मोर ले लेना है, वही रेट देख लेना है। रसीट है तो रिसीव लेस ले लेना है। क्यों, पे मोर में मल्टीप्लाई करना है हायर रेट से, डिवाइड करना है लोअर रेट से। रिसीव लेस में मल्टीप्लाई करना है लोअर रेट पे, डिवाइड करना है हायर रेट पे। ये पेपर के प्रेशर में आप भूल जाओगे, ये पेपर के प्रेशर में आप भूल जाओगे। क्यों, सेंसेस वहाँ पे थोड़े वीक होते हैं और ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है। पहले तो रेट आइडेंटिफाई करना है, कौन सा यूज़ करना है, कौन सी रो कौन से कॉलम वाला रेट यूज़ करना है, और फिर अगर इस पंगे में भी आप गलती कर बैठे तो मसले बन जाएंगे। इसलिए दोनों पे कैलकुलेशन कर लिया करनी है और करके देखना है। पेमेंट है तो पे मोर वाला ले लेनी है अमाउंट, रिसीट है तो रिसीव लेस वाली अमाउंट ले लेनी है। प्लीज़ दोनों कैलकुलेशन कर लेनी है। 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे लेकिन वो 2 मिनट हमारी ज़िंदगी बचा सकते हैं, अदरवाइज़ नीचे सब कुछ ही खाता गोल हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम चले गए जी इंटरेस्ट रेट रिस्क में। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है कि हमें लोन लेना है, कब लेना है, 2 माह बाद लेना है, 3 माह बाद लेना है, तो रिस्क क्या है, रेट बढ़ ना जाए। तो हम चले गए बैंक के पास आज, उसे कहा कि भाई रेट जो है वो आज मेरे साथ जो है वो क्या कर ले, बुक कर ले। मुझे लोन लेना है तो उसे 2 माह बाद 6 माह के लिए इतनी अमाउंट का, लेकिन रेट मेरे साथ आज बुक कर ले, तो आपको लोन उसी रेट पे मिलेगा। हाँ, अगर फ्यूचर का रेट ज़्यादा हुआ तो लोन आप उसी स्पॉट रेट पे लोगे, लेकिन ये एफआरए पार्टी आपको क्या करेगी, कंपनसेट कर देगी। मीन आपको इफेक्टिवली रेट वही पड़ेगा जो आपका फॉरवर्ड में एग्री हुआ है। जिससे क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट राइज होने का जो रिस्क था वो मैनेज हो गया। ठीक हो गया। या आप कैसे मैनेज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो थ्रू फ्यूचर्स भी। अब इसमें मनी मार्केट है जो नहीं है, क्यों, उसमें तो फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट कर रहे हो, फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, तो वो भी इंटरेस्ट रेट को यूज़ करते हुए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या करोगे, आप फ्यूचर मार्केट में चले जाओगे, बाय सेल करोगे, बारो करते हुए बाय करोगे, बारो करते हुए बाय करोगे या पहले सेल करोगे, सेल करोगे। क्यों सेल करोगे सर, बाय क्यों नहीं है, क्योंकि हम डेट लेने जा रहे हैं और डेट लेते वक्त आप अपने लोन नोट क्या करते हो, डिवेंचर्स क्या करते हो, सेल करते हो, इशू करते हो। बाय इन्वेस्टर कर रहा होता है, तो पहले सेल करोगे और फिर आप क्या करोगे, बाय करोगे। पहले सेल करोगे और फिर आप बाय करोगे, और देखोगे सेल का रेट क्या था, फ्यूचर मार्केट का, फ्यूचर मार्केट का स्पॉट नहीं। बाय मीन लैंड का रेट क्या था, फ्यूचर मार्केट का, स्पॉट का नहीं। तो वहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, कोई गेन या लॉस निकलेगा। कहाँ से, फ्यूचर से, फ्यूचर से गेन या लॉस निकलेगा। क्यों, गेन या लॉस निकलेगा ही बाय सेल दोनों करने से, वरना फ्यूचर से कभी भी गेन लॉस नहीं निकलेगा। और गेन लॉस निकलेगा ही निकलेगा, निकालना ही निकालना है आपको। क्यों, अगर बाय किया तो सेल करना ही करना है, मजबूरी है आपकी। नहीं सेल करोगे तो इसलिए वो आपसे क्या करते हैं, मार्जिन मीन सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवा लेते हैं कि कल को भाग ना जाए। तो इसलिए वो मार्जिन का कॉन्सेप्ट बीच में आ गया, जो क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो बाद में वापस मिल जाएगी। लेकिन एक्सचेंज वाला ब्रोकर जो है वो आपसे रखवा लेता है। क्यों, अगर उसे आप पे एतबार नहीं है। हाँ, अगर आप रेगुलर बेसिस उसके साथ बाइंग सेलिंग करते रहते हो फिर शायद नहीं रखवाएगा, लेकिन ऐसे ही मुँह उठा के चलो जो आज मैंने पढ़ लिया फ्यूचर, चलो फ्यूचर जाके खेलते हैं, हवा में ही सब कुछ बाय सेल करना है ना, चलो मैं भी जाके बाय करता हूँ, फिर फ्यूचर में देखूंगा सेल कर दूंगा, रेट कम हो गया भाग जाऊंगा। तो नहीं, वो कहेगा भाई पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवा। क्यों, मैं तुझे जानता नहीं, तो आज बाय तो कर रहा है, फ्यूचर को सेल करने ना आया, तो मैं किसको पकड़ूंगा। तो इसलिए वो मार्जिन मीन सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाते हैं। ठीक हो गया।
और फ्यूचर में गेन या लॉस होगा ही होगा। अब इंटरेस्ट रेट में हमें क्या करना है, स्पॉट का गेन लॉस नहीं निकालना। स्पॉट पे एक्चुअली हमें देखना है कि जिस टाइम पे हमें इंटरेस्ट लोन लेना था उस टाइम पे इंटरेस्ट क्या था, वहां पे हमारे पास क्या आ गया, एक्चुअल बोरिंग आ गई, एक अमाउंट आ गई बोरिंग की, क्या ख्याल है, इंटरेस्ट की। बोरिंग मीन इंटरेस्ट, बोरिंग कॉस्ट आ गई। तो उसमें से हम देखेंगे फ्यूचर के थ्रू जो गेन लॉस हुआ वो एडजस्ट करके हमारा जो है वो नेट पे ऑफ मीन नेट इंटरेस्ट निकल आएगा। अब वो कहता है नहीं आप इससे इफेक्टिव रेट भी निकाल दें, तो हमने देखना है वो जो अमाउंट है अगर 3 माह की है तो उसे पहले 12 मंथ्स में कन्वर्ट करें और फिर डिवाइडेड बाय लोन अमाउंट कर दें तो हमारे पास रेट आ जाएगा। वो पूरे साल का इंटरेस्ट अमाउंट आ गई है तो डिवाइडेड बाय लोन अमाउंट करेंगे तो हमारे पास इफेक्टिव रेट आ जाएगा। सीख लिया हमने, क्या ख्याल है। इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करने के लिए आप ऑप्शंस में भी जा सकते हो, फ्यूचर की तरह ही, फ्यूचर की तरह ही है, क्या ख्याल है। देखोगे कि आपको क्या करना है, कॉल ऑप्शन करनी है या पुट ऑप्शन करनी है, कॉल ऑप्शन करनी है या फिर पुट ऑप्शन करनी है। वहाँ से कोई गेन हुआ तो आप एक्चुअल बोरिंग जो है उसके साथ एडजस्ट करके अपना इंटरेस्ट नेट निकाल लोगे। अगर गेन हुआ ही नहीं तो फिर आप क्या करोगे, अपना एक्चुअल ही बोरिंग का इंटरेस्ट निकालोगे। क्यों, यहाँ से गेन होगा तो होगा, लॉस कभी भी नहीं होगा, क्या ख्याल है। तो उसमें क्या करोगे आप, कॉल पुट दोनों ऑप्शन में जाओगे, लेकिन देखोगे कि अगर गेन हो रहा है तो बोरिंग के साथ उसे एडजस्ट करके आपकी नेट अमाउंट आ जाएगी, नेट पे ऑफ आ जाएगा। अगर गेन नहीं हुआ तो फिर वही बोरिंग ही आपकी क्या है, नेट पे ऑफ है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इफेक्टिव रेट भी निकालना है तो निकाला जा सकता है, क्या ख्याल है। एक और भी रिस्क फेस करना पड़ता है और वो क्या है, मार्केट रेट रिस्क ऑफ कमोडिटीज। कि कमोडिटी का रेट चेंज ना हो जाए। ऑप्शन पे कोई क्वेश्चन फिलहाल मुझे मिला नहीं, फ्यूचर में कोई मिलेगा तो करवा दूंगा, अदरवाइज सेम वही वैसे जैसे यहाँ पे ट्रीटमेंट था वैसे इधर भी है, लाइक जस्ट लाइक फ्यूचर ही है। लेकिन फ्यूचर में तो गेन लॉस मस्ट होगा ही होगा, जो आपने बोरिंग के साथ एडजस्ट करना है। इसमें अगर कोई गेन होगा तो एडजस्ट करना है, लॉस तो होता ही नहीं इसमें। क्वेश्चन और करेंगे जी। कमोडिटीज़ का भी हमें रिस्क फेस करना पड़ता है कि अगर आप कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हो, कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हो, आप फार्मर हो, आपने आज जो है वो कुछ अपनी प्रोड्यूस पैदा कर ली है जो आपने 3 माह बाद बेचनी है, तो आज तो रेट अच्छा है लेकिन आपको डर है कि फ्यूचर रेट कहीं कम ना हो जाए। कुछ प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस कर ली, सपोज आपने शुगर प्रोड्यूस कर ली, सारी की सारी आज नहीं बिक सकती, पड़ी हुई है आपके पास, और वैसे भी बिज़नेस की कंटिन्यूटी के लिए आपको कुछ स्टॉक भी अपने पास रखना है, लेकिन आज रेट बड़ा अच्छा है तो आपको नज़र आ रहा है कहीं फ्यूचर का रेट कम ना हो जाए। तो ये जो फ्यूचर का रेट कम होने से नुकसान हो सकता है, ये क्या है, मार्केट रेट रिस्क। मीन मार्केट में आपकी कमोडिटी के रेट चेंज होने की वजह से जो नुकसान होगा वो क्या है, मार्केट रेट रिस्क ऑफ कमोडिटी। इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, इसको मैनेज किया जाएगा थ्रू फॉरवर्ड मैनेज किया जा सकता है। आज आप चले गए किसी एक बड़े सप्लायर के पास, किसी बड़े कस्टमर के पास, सप्लायर बोले तो कोई बड़ा स्टोर है जो आगे सप्लाईज देता है, मीन किसी होल सेलर के पास, और उसके साथ एक रेट एग्री कर लिया, क्या ख्याल है। और आपने क्या करना है, फ्यूचर में वो प्रोडक्ट उसी रेट पे ही देनी है, चाहे फ्यूचर का रेट कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन रिस्क इससे मैनेज हो जाएगा आपका। अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर का रेट कहीं कम हो सकता है, हाँ अगर तो नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में रमज़ान आ रहा है फिर तो रेट ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। लेकिन सपोज़ रमज़ान में आप प्रोड्यूस कर रहे हो और पता चल रहा है रमज़ान में तो ज़्यादा होते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट एक्शन लेती है, उसके 1 माह बाद रेट कम हो जाते हैं, तो फिर नुकसान है। तो आज आप क्या करोगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे किसी के साथ। किसके साथ करोगे, किसी बड़े कस्टमर के साथ करोगे जो आगे चीज़ें बेचता है, ठीक हो गया। या आप क्या कर सकते हो, रिस्क को मैनेज कर सकते हो, कैसे, फ्यूचर के थ्रू मैनेज कर सकते हो। फ्यूचर मार्केट के अंदर शेयर्स की भी बाइंग सेलिंग होती है, करेंसी की भी बाइंग सेलिंग होती है, लॉट्स में
कमोडिटीज़ की भी बाइंग सेलिंग होती है। तो वहाँ पे क्या करोगे आप, रिस्क को मैनेज करने के लिए आज क्या करोगे, बाय कर लोगे कोई कमोडिटी और फ्यूचर में किसी रेट पे आप क्या करोगे, सेल कर दोगे कोई कमोडिटी। और अगर इधर से नुकसान हो गया आपका स्पॉट में, ओरिजिनल मार्केट में, तो फ्यूचर वाला गेन जो है उसे क्या करेगा, कवर कर देगा। फ्यूचर वाला गेन क्या करेगा, उसे कवर कर देगा। ये बात समझ आती है। और हमारी बुक के अंदर बस ये दो ही मेथड दिए गए हैं इसके। हमारी बुक के अंदर इंटरेस्ट रेट रिस्क के बेसिकली दो ही मेथड दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के चारों मेथड दिए गए हैं। और चांस अगर कैलकुलेशन का क्वेश्चन आएगा आपको तो वो फॉरेन एक्सचेंज पे ही आएगा। इंटरेस्ट पे या कमोडिटी पे क्वेश्चन बहुत कम चांस है कि कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ जाए। क्यों, कैलकुलेशन का एक बड़ा जो क्वेश्चन बन सकता है, चार मेथड आपसे पूछे, कैलकुलेशन करवाए और आपसे रिकमेंडेशन भी पूछे तो बताएं कौन सा मेथड अच्छा है, तो वो फॉरेन एक्सचेंज पे बन सकता है। हमारे मॉडल पेपर के अंदर भी उसने जो क्वेश्चन दिया वो किस पे दिया है, फॉरेन एक्सचेंज पे दिया है, जिसमें दो मेथड फॉरवर्ड और फ्यूचर को उसने यूज़ किया। नोट्स आपके साथ कुछ शेयर किए हैं मैंने चैप्टर 14 के, अगर उस नोट्स में आए आप, चैप्टर 14 के नोट्स आपके साथ शेयर किए हैं। चैप्टर 14 के नोट्स फोटो कापियर के पास अवेलेबल हैं, प्लीज़ ले लेने हैं। और चैप्टर 15 जो हमने स्टार्ट करना है बजटिंग का नेक्स्ट क्लास में, उसके नोट्स भी फोटो कापियर के पास अवेलेबल हैं। शायद कल वो नहीं होगा, तो कोशिश करें अगर आज ही उसे कॉपी ले लें तो। कल नहीं होगा वो, कल फिर आपको सॉफ्ट फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा। मशीन ठीक हो जाएगी इसकी। पेज 7 पे आइएगा आप ज़रा, नोट्स में पेज 7 पे आइएगा। एक एग्जांपल दी गई पेज 7 के एंड पे। अ शुगर प्रोड्यूसर एस्टिमेट 14.55 टन्स ऑफ शुगर will be available for sale in 3 months time। 14.55 टन शुगर उसके पास है जो 3 मंथ्स टाइम में उसने सेल करनी है। तो मसला हो सकता है इसे, मसला हो सकता है इसे, रिस्क है कि फ्यूचर की प्राइस कम हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। पाकिस्तान में बैठा है तो शायद ज़्यादा हो सकती है, हाँ पाकिस्तान में बैठा है तो फिर ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर किसी बाहर की कंट्री में बैठा है तो कम भी हो सकती है। So the following are relevant information. Price need to be hedged is rupees 120 per ton। मीन ये शायद करंट प्राइस है, स्पॉट की प्राइस है, आज इतनी प्राइस है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 टन ऑफ शुगर विद 3 months टू एक्सपायरी इज एट रुपीज 130। ये क्या, ये क्या, फ्यूचर का रेट है, फ्यूचर का रेट है बाय का या सेल का, सेल का मीन अगर आज ये फ्यूचर में एंटर होता है तो सेल करेगा कितने पे, 130 पे। प्रोड्यूसर विल सेल 15 फ्यूचर्स एट रुपीज 130,000 एज द स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 1 टन। क्या कह रहा है, 1 टन का जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है और 15 कॉन्ट्रैक्ट जो है ये क्या करेगा, सेल करेगा। क्या कह रहा है, तो हम फ्यूचर का गेन या लॉस निकाल सकते हैं इसे, देखिएगा ज़रा, गेन या लॉस ऑन फ्यूचर। स्ट्रैटजी क्या बनेगी इसकी, स्ट्रैटजी क्या बनेगी इसकी, सेल नाउ बाय लेटर, बाय नाउ सेल लेटर, सेल नाउ बाय लेटर, बाय नाउ सेल लेटर। बाय करेगा अभी, बाय नाउ सेल लेटर, सेल नाउ बाय लेटर, सेल करेगा अभी, सेल कर देगा ना। क्या कह रहा है, तो स्ट्रैटजी हमारी बनेगी सेल नाउ बाय लेटर, और अभी आपको फ्यूचर से जो है वो सेल का ही रेट मिल रहा है। 15 कॉन्ट्रैक्ट 130,000 में आप सेल करोगे, कितनी अमाउंट बनती है, कितनी, 1950,000। ठीक हो गया, ओके। प्रोड्यूसर विल सेल 15 कॉन्ट्रैक्ट एट रुपीज 130 एज द स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 110। इसमें सर वो आपने एक ही अमाउंट क्यों रखी, ये लो जी, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 110 टन का है और टोटल 15 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मीन लॉट्स हैं। क्यों, फ्यूचर में लॉट्स में बाइंग सेलिंग होती है, सिंगल बाइंग सेलिंग नहीं होती। ठीक हो गया,
तो एक लॉट 1 टन की है, तो टोटल आपको 15 लॉट्स लेना पड़ी। ये बात समझ आती है। आफ्टर 3 months प्राइस ऑफ शुगर इज 145,000 पर टन। द हेज विल वर्क इन द फॉलोइंग वे। अब ये 145,000 जो है प्राइस स्पॉट की है, फ्यूचर की है, नहीं पता चल रहा क्वेश्चन के अंदर। हम एज्यूम करते हैं कि आप जो है वो क्या करोगे, बाय करोगे कितने पे, 15 इंटू 1 इंटू 145,000 पे। क्या यहाँ से अमाउंट बनी, 2175,000। तो सेल इतने पे किया था, बाय इतने पे किया, फ़ायदा हो गया नुकसान हो गया? नुकसान हो गया सर। कितना लॉस हुआ? 225,000 लॉस हो गया। ये बाय था, वो सेल था। क्या ख्याल है? अब आप क्या करोगे, जो एक्चुअली आप सेल करोगे, एक्चुअल सेल जो आप करोगे वो कितने पे करोगे सर? कितने 14.55 टन था आपके पास, और आज की प्राइस जहाँ पे आपने सेल करना है, आज की प्राइस क्या है? 145,000 सर। वो तब की प्राइस थी 3 माह पहले की। तो आज की प्राइस पे आप सेल करोगे सर, वो कितने पे सेल होगा? 2109,750। गेन या लॉस ऑन फ्यूचर, तो लॉस ऑन फ्यूचर हुआ कितने का? 225,000 का माइनस करूंगा, ऐड करूंगा? माइनस करूंगा, ऐड करूंगा? सेल किया है तो क्या है? रिसीट है, तो रिसीट में ये लॉस माइनस होगा। अगर गेन होता तो ऐड होता। क्या कहला है? तो आपके पास जो है वो क्या बन गई? एक नेट रिसीट बन गई। कितनी? कितनी? 188,475,450 ऐसी है। क्या कहना? अब हम एक रेट भी निकाल सकते हैं। क्या ख्याल है? कितने टन थे? 14.55 टन थे। तो रेट मुझे बता दोगे किस रेट पे ये पड़ा इसको? हाँ, अफेक्टिव रेट उसे क्या पड़ा? 129,536 ये इसको अफेक्टिव रेट पड़ा। उस वक्त क्या रेट था? 120। उस वक्त क्या रेट था? 120। इसको फ्यूचर की वजह से क्या रेट पड़ा? 129,536। शायद इसे ज़्यादा भी हो सकता था। क्या ख्याल है अगर फ्यूचर में ना जाता तो? लेकिन उसने चूंकि रिस्क कवर करने के लिए फ्यूचर में एंटर हुआ, वो रिस्क कवर करने के लिए तो फ्यूचर में एंटर हुआ, लेकिन उल्टा मार्केट में स्पॉट उसको फ़ायदा दे गया। क्या ख्याल है? उल्टा मार्केट में स्पॉट उसको फ़ायदा दे गया। हाँ, अगर स्पॉट कम होता तो फिर फ्यूचर में गेन होता, जो गेन इसको क्या कर देता? कवर कर देता। हाँ, अगर मार्केट में कम होता, 120 से कम होता, मार्केट में 120 से कम होता, तो फिर यहाँ पे गेन आता। क्या ख्याल है? यहाँ पे गेन आता, जो स्पॉट के 120 से कम रेट को क्या कर देता? कवर करके रिस्क को ख़त्म कर देता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट में उल्टा फ़ायदा हो गया उसे। तो मार्केट में फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। हाँ, अगर आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है तो फिर आपको किसी हेजिंग में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हेजिंग में आप क्यों जाते हो? अपने रिस्क ऑफ लॉस को कवर करने के लिए, रिस्क ऑफ लॉस को कवर करने के लिए। लेकिन वो रिस्क ऑफ लॉस की बजाय आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो सकती है, और इधर शायद इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। क्या ख्याल है? एक्चुअली मार्केट में उसने सेल किया है इतने पे, लेकिन वो फ्यूचर का जो लॉस इसने पे किया, उसने इसकी एक्चुअल रिसीट को कितना बना दिया? इतना बना दिया। लेकिन फिर भी उस वक्त रेट 120 था। अफेक्टिवली इसकी चीज़ बिकी किस रेट पे? 129 पे। क्या कहलाता है? तो नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा ही हुआ है। हाँ, वो फ़ायदा फ्यूचर की वजह से थोड़ा कम हो गया, लेकिन अगर नुकसान होता तो फ्यूचर की सूरत में वो नुकसान बच भी सकता था। लेकिन अगर नुकसान होता तो फ्यूचर की सूरत में वो नुकसान बच भी सकता था। ये बात समझ आ रही है? क्या ख्याल है? ये एक ही कमोडिटी का हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है,
एक्चुअल सेल जो उसने किया है 3 माह बाद, उस वक्त रेट क्या था ये, और कितना सेल करना था इसने 14.55 इस अमाउंट पे। ठीक हो गया। अब इसके साथ हमें फ्यूचर का जो गेन या लॉस है वो एडजस्ट करके देखना है कि इसके पास एक्चुअल रिसीट आई कितनी। अगर यहाँ से गेन होता तो फिर तो बल्ले बल्ले होगी थी, ठीक है, लेकिन शायद फ्यूचर में जाने से रिस्क को कवर करना चाह रहा था, लेकिन मार्केट ने उसको क्या कर दिया, प्राइस की सूरत में बेनिफिट ज़्यादा दे दिया। और जब मार्केट में प्रॉफिट होता है तो फ्यूचर में लॉस होता है, फ्यूचर में गेन होगा तो मार्केट में लॉस होगा, और वो फ्यूचर का गेन उस लॉस को क्या करेगा, कवर करके आपको फ़ायदा दे देगा। ठीक हो गया। तो गेन भी हो सकता है फ्यूचर में, लॉस भी हो सकता है, लेकिन दोनों सूरतों में आपका नुकसान ज़्यादा नहीं है। क्या कहला है, जो मेन आप रिस्क है ही क्या कि फ्यूचर में कहीं मेरा नुकसान स्पॉट में ना हो रहा हो, तो फ्यूचर का गेन, फ्यूचर मार्केट का गेन उसे क्या कर देता है, कवर कर देता है। ये बात समझ आती है। इस चैप्टर में ऐसा और कोई चीज़ नहीं, थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं, अब सिर्फ थ्योरी रह गई है, इन 2 चैप्टर में वो कवर करते हैं और उसके बाद ये 2 चैप्टर हमारे हो जाएंगे वाइंड अप। टोटल 5 चैप्टर हैं, 10, 11, 12, 13, 14। इन एक जो सेकंड ग्रिड है हमारी 10 to 14, 5 चैप्टर, 45 से 55 मार्क्स हैं। 5 चैप्टर हैं, 50 नंबर हैं, 55 भी हो सकते हैं, मिनिमम भी हो तो 45 हो सकते हैं। अगर ये 50 नंबर यहाँ से हैं, है क्या इसके अंदर, वैक है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, वो आइडेंटिफाई एंड असेसिंग रिस्क है। हाँ, इसमें 2 जो मेन एरिया हैं वो क्या हैं, वैक और चैप्टर 14 फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ से 2 क्वेश्चन पक्के आने ही आने हैं। कितने नंबर के, दोनों मिला के मेरे ख्याल से 25 नंबर के तो आने चाहिए। और इनकी आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली, इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी तरह का तो मार्क्स लूज़ नहीं होने चाहिए। साथ क्या है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस थ्योरी का एक चैप्टर था, टोटल मिला के शायद 9 पेजेस थे। साथ एक चैप्टर 13 है, मिला के मेरे ख्याल से वो भी कोई 6, 7, 8 पेजेस थे। एक चैप्टर और रहता है हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का, उसके ऊपर हमने थोड़ी सी अभी काम करना है। ठीक हो गया। चैप्टर 13 के एंड पे जाएंगे तो हमें कुछ रिस्क की टाइप्स मिलेंगी, हमें कुछ रिस्क की टाइप्स मिलेंगी जहाँ से हमें कुछ डेफिनेशन लर्न करनी है, कुछ रिस्क की टाइप्स मिलेंगी जहाँ से हमें कुछ डेफिनेशन लर्न करनी है। प्योर रिस्क वर्सेस स्पेकुलेटिव रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क वर्सेस ऑपरेशनल रिस्क। इसके अलावा कुछ और भी रिस्क हमारे पास दिए गए हैं। मार्केट रिस्क एक दिया गया है, क्रेडिट रिस्क एक दिया गया है, लिक्विडिटी रिस्क एक दिया गया है, करेंसी रिस्क दिया गया है, जिसकी आगे फर्दर कोई 3 टाइप्स भी दी गई हैं। ट्रांजैक्शन रिस्क, ट्रांसलेशन रिस्क एंड इकोनॉमिक रिस्क। तो पहले इनको डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारी बुक के अंदर मेनली ये हैं, बाकी कुछ और भी मैंने रिस्क के नाम लिख दिए हैं जो पता होने चाहिए, लेकिन पहले इनको डिस्कस करते हैं। स्पेकुलेटिव रिस्क क्या है, एक ऐसा रिस्क है जिसके आउटकम दोनों हो सकते हैं, बेनिफिशियल भी और हार्मफुल भी। स्पेकुलेटिव रिस्क है, ऐसा रिस्क है जिसके बेनिफिट, जिसके आउटकम दोनों हो सकते हैं, बेनिफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क स्पेकुलेटिव है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क स्पेकुलेटिव है। क्या कहता है, कमोडिटी रिस्क स्पेकुलेटिव है, जैसे इस क्वेश्चन में बेनिफिट हो गया, लॉस भी हो सकता था।
क्या कहना? प्योर रिस्क क्या है? ऐसा रिस्क जिसका एक ही आउटकम है और वो क्या है? हार्मफुल है। मीन प्योर रिस्क क्या है? जिसका एक ही आउटकम है और क्या आउटकम है? हार्मफुल, फायदा नहीं, नुकसान। सिगरेट नोशी, सुटा, फायदा है? फायदा है ना, एक ही आउटकम है, फायदा है। इससे सुकून मिलता है, इससे गम भूल जाते हैं, इससे नींद नहीं आती। हाँ नहीं, एक ही इसका आउटकम है कि आपके लंग्स अफेक्ट होंगे। एक ही आउटकम है, इससे आपके लंग्स अफेक्ट होंगे, आपको कैंसर होगा। इसलिए डब्बी के ऊपर उन्होंने अब तस्वीरें लगाना शुरू कर दी हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है हमारी बुक के अंदर, प्योर रिस्क, स्पेकुलेटिव रिस्क क्या है। इनफैक्ट ये जो रिस्क मैनेजमेंट थी ये किस चीज़ की थी? स्पेकुलेटिव रिस्क की मैनेजमेंट थी, जिसके दोनों आउटकम है, हार्मफुल भी हो सकते हैं और बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या है? स्ट्रेटेजिक लेवल पे ड्यू टू बैड स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने की वजह से, पुअर डिसीजन मेकिंग की वजह से, सारे फैक्टर कंसीडर ना करते हुए जो आपने डिसीजन लिया उसकी वजह से जो बिजनेस का नुकसान हुआ, ये क्या है? स्ट्रेटेजिक रिस्क। किस लेवल पे होगा? स्ट्रेटेजिक लेवल पे होगा। अगर वहाँ पे गधे बैठे हैं, उनको पता ही नहीं चीज़ों को मैनेज कैसे करना, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, उनको काम करना नहीं आता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट। ऑपरेशन रिस्क, ऑपरेशन लेवल पे रूल्स को फॉलो नहीं किया, पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं किया, चीज़ों का ख्याल नहीं रखा पाकिस्तानी अवाम, ऑपरेशन रिस्क। क्या कहला है? ऑप्शन में हाँ सिर्फ गेन है, लेकिन बाकियों में दोनों काम है। ठीक हो गया? सो मार्केट रिस्क क्या है? मार्केट के अंदर किसी चीज की वैल्यू के चेंज होने की वजह से जो रिस्क है, कमोडिटी की वैल्यू में रेट चेंज होने की वजह से जो रिस्क है, आपके डेट की मार्केट वैल्यू चेंज होने की वजह से जो रिस्क है, आपके शेयर की प्राइस की मार्केट वैल्यू चेंज होने की वजह से जो रिस्क है, मीन मार्केट वैल्यू चेंज होने की वजह से किसी चीज़ की, चाहे वो कमोडिटी है, चाहे वो शेयर है, चाहे वो करेंसी है, उस वजह से जो रिस्क फेस करना पड़ रहा है वो क्या है? मार्केट रिस्क है। ये बात समझ आती है? क्रेडिट रिस्क क्या है? क्रेडिट रिस्क क्या है? कि आपने जिससे पैसे लेने हैं वो डिफॉल्ट ना कर जाए, डेटर रिस्क, बैड डेट्स का रिस्क। आपने जिससे पैसे लेने हैं वो डिफॉल्ट ना कर जाए। बैंक ने लोन दिया तो लोन देने वाला डिफॉल्ट ना कर जाए, ये भी क्या है? क्रेडिट रिस्क है। क्या ख्याल है? ये भी क्या है? क्रेडिट रिस्क है। फ्यूचर मार्केट में आप एंटर हुए, बाय कर लिया, तो आप हो सकता है सेल ना करो, क्रेडिट रिस्क है। क्या ख्याल है? मीन पैसे जो लेने हैं, जो रिकवर करने हैं, वो रिकवरी ना होने का जो रिस्क है वो क्या है? क्रेडिट रिस्क। मेनली डेटर से एसोसिएटेड है, कस्टमर से एसोसिएटेड है, लेकिन बैंक की सूरत में जो लोन लेने वाला है, बारोर है, उसके पॉइंट से भी है। ये बात समझ आती है? क्रेडिट रिस्क। इसको मैनेज कैसे किया जाएगा? इसको मैनेज करने के लिए हमारी बुक के अंदर उसने कुछ टूल्स दिए हैं, कुछ टूल्स दिए हैं उसने हमारी बुक के अंदर इसको मैनेज करने के लिए। देखिएगा, कुछ 4 टूल्स आपको चैप्टर 14 के पेज 8 पे मिलेंगे। शायद चैप्टर 14 का पेज 8 खोलेंगे, पेज 8 नहीं, पेज 9 नहीं, पेज 9, यस पेज 9, पेज 9। कैसे इसको मैनेज किया जाता है? क्रेडिट लिमिट के थ्रू। कैसे मैनेज किया जाता है? क्रेडिट लिमिट के थ्रू। क्रेडिट लिमिट मीन अपने कस्टमर की क्रेडिट लिमिट सेट करके उनको क्रेडिट दो, जिसकी जितनी औकात है उसकी उतनी क्रेडिट की लिमिट सेट करके दो, ताकि उतना रिकवर हो जाए। क्यों? आप उसकी औकात देखे बिना उसको क्रेडिट देना शुरू कर दोगे और बहुत ज़्यादा देना शुरू कर दोगे तो फिर रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए क्या करो, अपने कस्टमर को कैटेगराइज करो। सपोज कोई बहुत लार्ज मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आपके कस्टमर हैं, तो उनका सपोज आपने 40 मिलियन क्रेडिट लिमिट सेट कर दी। जो आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी सपोज आपने क्रेडिट लिमिट सेट कर दी 10 मिलियन।
और जो सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप हैं, सपोज उनकी क्रेडिट लिमिट आपने सेट कर दी पार्टनरशिप की, सपोज आपने 5 मिलियन, और जो सोल ट्रेडर है नन, कुछ भी नहीं है भाई। क्यों? ये भाग गया तो मैं किसे पकड़ूंगा? पार्टनरशिप में चलो एक पार्टनर भाग गया, दूसरा तो पकड़ा जाएगा। ठीक है, क्रेडिट लिमिट सेट करना जिससे आप क्रेडिट रिस्क को मैनेज कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने क्रेडिट लिमिट सेट ही नहीं की हुई, कस्टमर्स के औकात को देखते हुए, उनकी कैपेबिलिटी को देखते हुए, ऐसे ही आपने एक छोटे से बंदे को भी ज़्यादा क्रेडिट दे दिया तो फिर क्रेडिट रिस्क का राइज होगा ही होगा। तो इसको मैनेज किया जा सकता है कैसे? क्रेडिट लिमिट सेट करके, या इसको मैनेज किया जा सकता है कैसे? रेगुलर मॉनिटरिंग के थ्रू। कैसे? रेगुलर मॉनिटरिंग के थ्रू। रेगुलर मॉनिटरिंग क्या है? कि अपने कस्टमर की रेगुलर मॉनिटरिंग, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिजल्ट्स देखो, उनकी परफॉर्मेंस देखो, उनकी रेशोज कैलकुलेट करो, कहीं इनकी हालत पतली तो नहीं हो रही। क्या क्या अगर हो रही है तो आप उनकी क्रेडिट लिमिट नेक्स्ट क्रेडिट के लिए क्या कर दो, थोड़ी कम कर दो, उनको क्रेडिट देना बंद कर दो, जिससे ये क्रेडिट रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है। क्या देखना? उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखनी है, उनकी रेशोज देखनी है, उनकी लिक्विडिटी पोजीशन मीन कैश फ्लो पोजीशन देखनी है, कहाँ से? उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ताकि देखा जा सके अगर इनके हालात बुरे हो रहे हैं तो दिस मीन हमें क्या करना है? क्रेडिट लिमिट अपनी कम करनी है, या इनसे पहले वाले पैसे रिकवर करके फिर आगे हमें उधार पे माल देना है, ताकि क्रेडिट रिस्क को अवॉइड किया जा सके। या कैसे हम मैनेज करेंगे क्रेडिट रिस्क को? थ्रू गारंटीज। व्हाट इज मीन बाय गारंटीज? क्रेडिट पे माल देते वक्त गारंटी ले लो। किसकी गारंटी ले लो? किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन की गारंटी ले दो कि भाई अगर ये पैसे नहीं देगा तो तू देगा, ताकि अगर वो डिफ़ॉल्ट भी कर गया तो दूसरा गारंटर आपको क्या करेगा? पैसे दे देगा। या कोई सिक्योरिटी उनसे रखवा लो, उनकी प्रॉपर्टी के पेपर अपने पास रख लो, जो बैंक करता है। बैंक यही काम करता है ना, आपसे क्या करता है? एज ए सिक्योरिटी कोई चीज़ रखवा लेता है। वो क्या है? गारंटी है, ताकि अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट भी करते हो तो वो जो सिक्योरिटी में उसके पास चीज़ पड़ी है वहाँ से अपनी लोन की अमाउंट रिकवर कर लेगा। तो आप बिजनेस में अपने कस्टमर के साथ भी काम कर सकते हो। या आपके पास मेथड क्या है क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने का? क्रेडिट इंश्योरेंस। मतलब क्या हुआ? क्रेडिट इंश्योरेंस मतलब क्या हुआ? कि आपने इंश्योरेंस करवा ली क्रेडिट की, मीन अगर कस्टमर से रिकवर नहीं हुआ तो आपको कौन पैसे दे देगा? इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। और बाहर के मुल्कों में बैंकों ने इस तरह से लोन की इंश्योरेंस करवाई होती है, ताकि अगर कोई लोन डिफ़ॉल्ट कर जाए तो कहाँ से पैसे बैंक को मिल जाएंगे? इंश्योरेंस कंपनी से। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को आपको फिर प्रीमियम देना पड़ता है, मीन कोई कॉस्ट बेयर करना पड़ती है, और वो क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम। ये बात समझ आती है? वो कॉस्ट कंपनी बेयर करेगी। क्या ख्याल है? ताकि कल को लॉस हो गया, उस कॉस्ट से ज़्यादा ही होगा तो वो रिकवर हो जाएगा। सी क्या है? कोई टूल्स हैं, कोई मेथड्स हैं टू मैनेज क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट लिमिट सेट करके मैनेज किया जा सकता है। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कस्टमर से मैनेज किया जा सकता है। गारंटी लेके मैनेज किया जा सकता है, या फिर क्रेडिट इंश्योरेंस के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। या मैनेज किया जा सकता है क्रेडिट रिस्क को थ्रू फैक्टरिंग भी। कैसे मैनेज किया जा सकता है? फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या है? एक टर्म है नहीं, एक मेथड है। क्या आप अपने वो डेटर जिनसे पैसे नहीं मिल पा रहे, वो किसी बदमाश कंपनी को बेच देते हो? किसको बेच देते हो? किसी बदमाश कंपनी को बेच देते हो। बदमाश कंपनी सपोज आपको 90% देगी और ख़ुद रिकवर करेगी कितना? 100%। क्या ख्याल है? तो इससे क्या होगा? क्रेडिट रिस्क आपका मैनेज हो सकता है। वो जो बदमाश कंपनी है उसे नाम दिया जाता है मर्चेंट का। क्या नाम दिया जाता है उसे? मर्चेंट का। मीन आपने सेल कर दिया अपने डेटर्स, किसको? मर्चेंट को, ऑन डिस्काउंट। ऑन डिस्काउंट मतलब क्या हुआ? फैक्टरिंग है क्या? सेलिंग debtors to merchant on discount। हाँ, ऐसी कंपनी है। ये इंश्योरेंस वाली बेसिकली ये क्या है? फैक्टरिंग है। इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हो तो एक तरह का आप डिस्काउंट दे रहे हो, या इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि चीज़ का प्रीमियम ना दे,
लेकिन रिकवर मैं पूरे करूँगा, लेकिन आपको मैं फिर पूरी अमाउंट नहीं, आपको 90% मिलेगा रिकवर। क्या कहला, वो जो इंश्योरेंस क्रेडिट है ये एक तरह की फैक्टरिंग अरेंजमेंट ही है। क्रेडिट रिस्क को और भी कम किया जा सकता है, कोई और मेथड भी है, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। कि अगर आपको नज़र आ रहा हो ये आगे डूबने जा रहा है, मेरे पैसे डूबने जा रहे हैं, कल को पता नहीं इसने बचना है मर जाना है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से आपको पता चल गया कि इसकी तो परफॉर्मेंस बुरी जा रही है और आगे शायद ये वैसे ही मर जाएगा, तो उसे आज लालच दो कि देख तूने मेरा 100 देना है, आप बात डन करते हैं 70 में, तो 70 दे, जान छूट गई तेरी। कब? जब आपको नज़र आ रहा है कि 100 का 100 ही डूब जाना है, इसने मर जाना है, ये तो हॉस्पिटल में पड़ा है। क्या कहलाए? तो अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट के थ्रू भी आप क्रेडिट रिस्क को कम कर सकते हो, क्रेडिट रिस्क को कम कर सकते हो। क्या कहलाए? ये क्या है? मेथड्स हैं, टूल्स हैं, किस लिए? क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, मैनेज करने के लिए। यहाँ तक बात समझ आती है? व्हाट इज लिक्विडिटी रिस्क? व्हाट इज लिक्विडिटी रिस्क? रिस्क ड्यू टू पुअर शॉर्ट टर्म cash flow management. A risk due to poor short term cash flow management. A risk due to difference in short term inflows and outflows. क्यों? क्या आपसे किसी ने पेमेंट मांग ली तो आपके पास पैसा नहीं हुआ तो आप लोन डिफॉल्ट कर जाओगे या क्रेडिटर डिफॉल्ट कर जाओगे? क्यों? शॉर्ट टर्म कैश फ्लो मैनेज नहीं हुई। उस वजह से जो रिस्क है वो क्या है? लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विड एसेट को आप मैनेज नहीं कर सके। व्हाट आर योर लिक्विड एसेट्स? कैश, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, इनको आप मैनेज नहीं कर सके। मीन वर्किंग कैपिटल पुअर मैनेजमेंट की सूरत में क्या है? लिक्विडिटी रिस्क। आ रिस्क ड्यू टू पुअर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो उसे क्या नाम देंगे? लिक्विडिटी रिस्क। क्या कहला? अब इसको भी मैनेज किया जा सकता है। कैसे मैनेज किया जा सकता है? हमारे पास बुक में 2 टूल्स दिए गए हैं। पहला टूल क्या दिया गया? स्टैंडिंग क्रेडिट लाइंस। स्टैंडिंग क्रेडिट लाइंस, इसका मतलब क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। मीन कुछ क्रेडिट लाइंस अपनी जो है वो स्टैंड करो, मीन सेट करो, खड़ी करो। मीन ओवरड्राफ्ट जो है वो बैंक के साथ एग्री करो, मैनेज करो, ताकि जैसे ही आपको शॉर्ट टर्म कैश फ्लो की ज़रूरत पड़े तो बैंक ओवरड्राफ्ट से आप रिकवर करके इस रिस्क को क्या कर सकते हो? शॉर्ट टर्म कैश फ्लो मैनेजमेंट के रिस्क को मैनेज कर सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो बैंक के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेंगे। किस चीज़ के? बैंक ओवरड्राफ्ट के। बेशक आपने यूज़ करना है नहीं करना, लेकिन एग्रीमेंट कर लो, ताकि जब ज़रूरत पड़े तुम्हारे पास ये फैसिलिटी है। क्या कहलाए? जिसे रनिंग फाइनेंस का नाम भी दिया जाता है, जो बैंक आपको अलाउ करता है कि आप अपने अकाउंट में ज़ीरो होने की सूरत में भी पैसे निकाल सकते हो। हाँ, जब पैसे आएंगे तो पूल अप हो के बैलेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अकाउंटिंग में करंट लाइबिलिटीज़ में बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा होता है। वो क्या होता है कि बैंक ने आपको अलाउ किया है कि आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाए, तो फिर भी आप अपने अकाउंट से पेमेंट कर सकते हो। कहाँ से? बैंक ओवरड्राफ्ट से। तो ये स्टैंडिंग क्रेडिट लाइंस क्या हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू लिक्विडिटी मीन शॉर्ट टर्म कैश फ्लो मैनेजमेंट का जो रिस्क है वो आप मैनेज कर सकते हो। कैसे? बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू। या मैनेज कर सकते हो कैसे? रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। मॉनिटरिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की मॉनिटरिंग कैसे होगी? रेशोज़ कैलकुलेट करके कहीं आपके स्टॉक डेज इंक्रीज़ तो नहीं हो रहे। इंक्रीज़ हो रहे हैं तो कोई ना कोई मैयर लो। स्टॉक परचेज करना थोड़े टाइम के लिए बंद कर दो। डेटर डेज कहीं इंक्रीज़ तो नहीं हो रहे। इंक्रीज़ हो रहे हैं तो मैयर लो, ताकि डेटर डेज को कम किया जा सके। क्रेडिटर डेज कहीं आपके मिसमैनेज तो नहीं हो रहे। कम होना अच्छी बात है, ज़्यादा होना अच्छी बात है? क्रेडिटर डेज कम होना अच्छी बात है, ज़्यादा होना अच्छी बात है? ना कम ना ज़्यादा, एग्रीड होना अच्छी बात है। एग्रीड होना अच्छी बात है। ज़्यादा होने से ठीक है, हमें कैश फ्लो मिल जाता है, लेकिन अगर सप्लाई निराश हो गया, क्या आपको पता ही नहीं, वो शक्ल बना के बैठा हुआ है, अगली दफ़ा माल लेने के उसने कहा अभी तो बना ही नहीं, हालांकि पड़ा है, अभी तो बना ही नहीं, तो नुकसान हो गया आपका।
क्यों? आपने उसे ऑन टाइम पेमेंट नहीं की थी, उसकी शक्ल बनी हुई थी, आपको पता ही नहीं था। हाँ, तो इसलिए एग्रीड होना अच्छी बात है। तो क्या करो, रेगुलर बेसिस पे अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करो, वर्किंग कैपिटल साइकिल अपना कैलकुलेट करके कंपेयर करो कि पीछे कितना था, अब कितना, अगर इंक्रीज होने जा रहा है तो इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है। इन्वेंट्री बैलेंस आप लोअर करो, डेटर्स की क्रेडिट लिमिट आप कम करो या डेटर डेज आप कम अलाउ करो। क्रेडिटर्स को देखो, अगर ज़्यादा पे एग्री वो हो जाए, 2-4 दिन भी मिल जाए तो आपका फ़ायदा हो सकता है। तो इससे क्या होगा, लिक्विडिटी रिस्क मैनेज हो जाएगा। व्हाट इज करेंसी रिस्क? रिस्क ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज रेट या ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। एडवर्स रेट ज़्यादा होना भी हो सकता है, कम होना भी हो सकता है। रसीद लेनी है तो रेट कम होना नुकसानदेह आपके लिए, क्या ख्याल है? पेमेंट करनी है तो रेट ज़्यादा होना नुकसानदेह है। तो ये क्या है, आ रिस्क ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। 3 तरह का होता है ट्रांजैक्शन रिस्क। ये क्या है, ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हुए जो रेट कम या ज़्यादा हो गया, उसकी सूरत में क्या होगा, ट्रांजैक्शन रिस्क, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में किया। ट्रांसलेशन रिस्क, फॉरेन कोई सब्सिडरी है, R2 फॉरेन कोई सब्सिडरी है, तो उसके रिजल्ट्स को ट्रांसलेट करते वक्त ड्यू टू रेट जो आपका लॉस हो रहा है अमाउंट में, वो क्या है, ट्रांसलेशन रिस्क। फॉरेन कोई सब्सिडरी है तो उसके एसेट को या उसके बैलेंसेस को ट्रांसलेट कन्वर्ट करते हुए लोकल करेंसी में जो रेट की वजह से नुकसान हुआ, वो क्या है, ट्रांसलेशन रिस्क। व्हाट इज इकोनॉमिक रिस्क? किसी कंट्री की इकॉनमी डाउन या अप जाने में जिसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी ताल्लुक है, उसकी वजह से जो रेट चेंज होने की वजह से आपका नुकसान होता है, वो क्या है, इकोनॉमिक रिस्क। मीन ये रिस्क किसकी वजह से, इसकी वजह से भी है, इसकी वजह से भी है, ये इसकी वजह से भी है, या करेंसी रिस्क की 3 टाइप्स हैं। ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हुए रेट के डिफरेंस की वजह से जो नुकसान हुआ। ट्रांसलेशन, फॉरेन सब्सिडरी के एसेट को ट्रांसलेट करते वक्त इनटू लोकल करेंसी जो नुकसान हुआ। और इकोनॉमिक रिस्क, इकॉनमी डिस्टर्ब होने से एक कंट्री की दूसरी, चूंकि उसे रेट चेंज होता है तो उस वजह से जो नुकसान हुआ, ये भी क्या है, करेंसी रिस्क है। सो मेनली आपकी बुक में ये रिस्क की टाइप हैं, लेकिन मैंने कुछ रिस्क और भी लिखनी है। पॉलिटिकल रिस्क, गवर्नमेंट के चेंज होने की वजह से या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से, क्या कहला है, तो क्या राइज हो सकता है, पॉलिटिकल रिस्क राइज हो सकता है। कोई 1-2 रिस्क मैंने और भी लिखे हैं, वो क्या है, प्रॉपर्टी रिस्क। प्रॉपर्टी बोलते हैं डिसेंसी को। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, डिसेंसी। मीन बिजनेस अगर कोई अनएथिकल एक्ट करता है, डिसेंट वे में परफॉर्म नहीं करता, तो उसकी वजह से जो बिजनेस का नुकसान होगा, वो क्या है, प्रॉपर्टी या डिसेंसी रिस्क। प्रॉपर्टी या डिसेंसी रिस्क मीन ड्यू टू अनएथिकल एक्ट ऑफ द बिजनेस। एक और भी रिस्क लिखा हुआ है, क्या है, ट्रेड रिस्क। व्हाट इज ट्रेड रिस्क? व्हाट इज ट्रेड रिस्क? पुअर क्वालिटी स्टॉक की वजह से कि आपका स्टॉक आगे से एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिटर्न हो गया, आपका स्टॉक आगे से एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिटर्न हो गया, तो उसकी वजह से जो रिस्क होगा वो क्या है, ट्रेड रिस्क। एक और भी रिस्क है रेपुटेशन रिस्क। ये क्या होगा, रेप्यूट अफेक्ट होने से, बिजनेस की रेप्यूट अफेक्ट होने की वजह से, अगेन प्रॉपर्टी के साथ लिंक करता है, कोई अनएथिकल एक्ट आपने किया जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन अफेक्ट होगी। एक तो और भी रिस्क है सेक्टर स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क, या फिर सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क क्या होगा, जो किसी एक सेक्टर में ऑपरेट करने वाले बिजनेस को फेस करना पड़ेगा, बाकियों को फेस नहीं करना पड़ेगा, वो क्या है, सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क। एक और भी है रेजिजुअल रिस्क, ये हमारी बुक के अंदर भी है, रेजिजुअल रिस्क। रेजिजुअल रिस्क, रेजिजुअल रिस्क क्या है, आ रिस्क दैट कैन नॉट बी मैनेज्ड, आ रिस्क दैट कैन नॉट बी मैनेज्ड, मीन वो रिस्क जो मैनेज हो ही नहीं सकता, उसे हम क्या नाम देंगे, रेजिजुअल रिस्क। जो मैनेज हो ही नहीं सकता उसे हम क्या नाम देंगे, रेजिजुअल रिस्क। मीन फुली मैनेज नहीं हो सकता,
और हमने पढ़ी थी रिस्क को ट्रीट करना है हमने एक्सेप्ट, रिड्यूस, ट्रांसफ़र, अवॉइड, तारा पढ़ा था हमने। उसमें जो अवॉइडेंस ऑप्शन है वो किसके लिए है? रेजिजुअल रिस्क के लिए, मीन ऐसा रिस्क जो मैनेज हो ही नहीं सकता। और ये कौन से रिस्क होते हैं? ये कौन से रिस्क होते हैं जो मैनेज हो ही नहीं सकते? आफात के रिस्क। आफात की अंग्रेज़ी क्या होगी? नेचुरल डिज़ास्टर्स का जो रिस्क है जो मैनेज आप नहीं कर सकते। कोरोना का रिस्क आप मैनेज नहीं कर सकते थे, पूरी दुनिया ने उसे झेला, मैनेज नहीं हुआ, ना हो सकता था। क्यों? पहले से पता ही नहीं था कि आ जाना है। क्या कहलाता है? उसे क्या नाम दिएगा? रेजिजुअल रिस्क, आ रिस्क दैट कैन नॉट बी मैनेज। इसके अलावा हमारे पास ऐसा जो और कोई चीज़ नहीं है। ये दोनों चैप्टर हो गए ख़त्म। मिला के दोनों चैप्टर को देखा जाए तो मिनिमम भी 15 नंबर का पेपर यहाँ से है दोनों चैप्टर से। चैप्टर 13 कितने पेजेस का चैप्टर था? टोटल 10 पेजेस का चैप्टर था। लास्ट 2 पेजेस पे तो ये रिस्क की टाइप से लिखी हुई हैं। 10 पेजेस ये हैं और हमारे पास एक फॉरेक्स का चैप्टर है जिसमें शायद क्वेश्चन निकालें तो पहले 8 या 9 पेजेस बनते हैं। उसके अंदर ऐसा लर्न करने वाली ऐसा कोई चीज़ नहीं है। बीच में एक्सप्लेनेशन दी गई है, फॉरवर्ड क्या होता है, मनी मार्केट हेज क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है। तो वहाँ से मेनली आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। या एक ये टॉपिक था क्रेडिट रिस्क को कैसे मैनेज करना है, लिक्विडिटी रिस्क को कैसे मैनेज करना है। चैप्टर 13 टोटल थ्योरी है, उसके अंदर ऐसा न्यूमेरिक क्वेश्चन कोई नहीं था। सो इस एरिया से हमारा चैप्टर 11, 12, 13, 14 कवर हो गया। चैप्टर 10 रहता है स्टैट का। नेक्स्ट जो लास्ट 3 चैप्टर हैं 15, 16, 17, वहाँ से 25 मार्क्स का पेपर है। एनपीवी चैप्टर 17, चैप्टर 16 वर्किंग कैपिटल, बड़ी मुश्किल से 8-10 पेजेस थे वो भी। और एक बजटिंग का बड़ा एरिया है जो होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक हो गया? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बजटिंग के साथ।